1857 का भारतीय विद्रोह भारतीय इतिहास की एक ऐसी घटना जिसने देश की कहानी का रुख ही मोड़ दिया। पर यह था क्या यह सिर्फ एक मामूली बगावत थी या फिर एक सोची समझी आज़ादी की लड़ाई? आइए मिलकर इस बड़ी ऐतिहासिक बहस की परतों को खोलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये बस कुछ नाराज सिपाहियों का गुस्सा था जो अंग्रेजों के खिलाफ फूट पड़ा, या फिर ये वो पहली चिंगारी थी जिसने पूरे भारत की आज़ादी की आग को हवा दी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर इतिहासकार आज तक एकमत नहीं हो पाए हैं। अब देखिए, इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि इतना बड़ा आंदोलन जो इतनी तेजी से फैला, वो आखिर फेल क्यों हो गया। क्योंकि इसकी नाकामी की वजहों में ही इसके असली चरित्र के कई राज छिपे हुए हैं। स्क्रीन पर जो वजहें दिख रही हैं वो इसकी नाकामी की मोटी मोटी बातें हैं, जैसे कि ये पूरे देश में नहीं फैला, समाज के हर तबके ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, हथियार पुराने थे और कोई एक सेंट्रल प्लानिंग नहीं थी। पर ये सिर्फ पॉइंट्स नहीं हैं, इनके पीछे एक पूरी कहानी है। चलिए जरा गहराई में उतरते हैं। ये आंकड़ा देखिए, ये अपने आप में सब कुछ कह देता है। भारत की कुल आबादी के 10वें हिस्से से भी कम लोगों पर इस विद्रोह का सीधा असर पड़ा। मतलब देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा, पूरब, दक्षिण और पश्चिम, इससे लगभग अछूता ही रहा। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये कि कौन लोग थे जो इस लड़ाई से दूर रहे। बड़े बड़े जमींदार, साहूकार, व्यापारी और तो और उस दौर के पढ़े लिखे भारतीय भी। कई भारतीय राजाओं ने तो उल्टा अंग्रेजों की मदद की इसे दबाने में। अब सोचिए जरा, जब समाज के इतने ताकतवर लोग ही आंदोलन का हिस्सा ना हो तो उसकी कामयाबी की उम्मीद कैसे की जा सकती है? और फिर बात आती है ताकत की। एक तरफ थे हमारे विद्रोही जिनके पास थीं तलवारें और भाले, और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश सेना नई नवेली एनफील्ड राइफलों के साथ। एक तरफ ऐसा नेतृत्व जिसमें कोई तालमेल नहीं था, तो दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास था इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, जिससे वो तेजी से कम्युनिकेशन कर पा रहे थे। साफ है, ये एक तरफा मुकाबला था जहां टेक्नोलॉजी और संगठन अंग्रेजों के साथ थे। तो ये तो हो गई नाकामी की वजहें, पर इस आंदोलन की कहानी सिर्फ हार की कहानी नहीं है। इसमें कमाल की एकता के लम्हे भी थे और साथ ही बहुत गहरे मतभेद भी। ये विरोधाभासों से भरा हुआ था। आज के समय में शायद ये बात थोड़ी हैरान करे, लेकिन जैसा मौलाना आजाद ने कहा था, उस दौर में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गजब की एकता देखने को मिली थी, एक असाधारण एकता। और ये सिर्फ खोखली बातें नहीं थी, इसके सबूत भी हैं। दोनों समुदायों ने मिलकर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता माना। जहां जहां विद्रोहियों की जीत हुई, वहां सबसे पहले कामों में से एक था गो हत्या पर पाबंदी लगाना, ताकि हिंदू भावनाओं का सम्मान हो सके। नाना साहब के सबसे करीबी सलाहकार अजीमुल्लाह थे, तो वहीं रानी लक्ष्मीबाई की फौज में अफगान सैनिक भी थे। लेकिन एक बहुत बड़ी लेकिन थी यहां पर। दुश्मन एक था, ये तो सब जानते थे, पर भविष्य का सपना एक नहीं था। और यहीं पर इस आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी निकलकर सामने आती है। असल में सबको ये तो पता था कि लड़ना किससे है, अंग्रेजों से, पर लड़ना किस लिए है, इस पर कोई एक सोच नहीं थी। आगे का कोई प्लान नहीं था, कोई विजन नहीं था। हर किसी की अपनी अपनी परेशानी थी, अपनी अपनी शिकायतें थीं। ज्यादातर नेता तो बस अपना खोया हुआ राजपाट वापस पाने की लड़ाई लड़ रहे थे। जिसे हम आज राष्ट्रवाद कहते हैं, वो कॉन्सेप्ट अब था ही नहीं। और इसी वजह से, इसी एक सोच की कमी की वजह से इतिहासकार आज तक इस पर बहस करते हैं कि 1857 को आखिर कहा क्या जाए। तो चलिए अब जरा सुनते हैं कि बड़े बड़े इतिहासकार इस बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले सुनते हैं अंग्रेजों का नजरिया। सर जॉन सीली ने तो इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो बस एक स्वार्थी सिपाहियों का विद्रोह था, जिसमें ना तो देशभक्ति थी, ना कोई नेता था और ना ही जनता का साथ। और फिर इसके ठीक उलट 20वीं सदी में आते हैं वीडी सावरकर। उन्होंने इस घटना को एक ऐसा नाम दिया जिसने पूरी बहस का रुख ही बदल दिया। उन्होंने कहा, ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। लेकिन रुकिए, सभी भारतीय इतिहासकार सावरकर की बात से सहमत नहीं थे। आरसी मजूमदार जैसे बड़े हिस्टोरियन का मानना था कि यह ना तो पहला था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। उनका तर्क था कि यह कुछ इलाकों तक ही सीमित था और इसमें पूरे राष्ट्र की सोच शामिल नहीं थी। फिर एक और नजरिया आता है एसएन सीन का, जो थोड़ा संतुलित है। उनके हिसाब से जो धर्म की लड़ाई के तौर पर शुरू हुआ था, वो आज़ादी की लड़ाई के तौर पर खत्म हुआ। मतलब ये कि विद्रोह का रूप और मकसद वक्त के साथ बदलता गया। और आखिर में
स्टैनली वोल्पर्ट की ये बात इस पूरी बहस को बहुत अच्छे से समेटती है। वो कहते हैं कि ये एक सिपाही विद्रोह से कहीं ज्यादा था, लेकिन आज़ादी की पहली लड़ाई से बहुत कम। शायद सच इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा है। खैर, बहस अपनी जगह है, पर एक बात बिल्कुल साफ है जिस पर कोई दो राय नहीं। इस विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश हुकूमत की चूल्हे हिला दी। इसके बाद सब कुछ बदल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ और सीधे सीधे ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। और ये बदलाव बहुत तेजी से आए। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पास किया और ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे अधिकार छीन लिए। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के हाथ में आ गया और नवंबर में क्वीन विक्टोरिया को भारत की शासक घोषित कर दिया गया। इसके बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में जबरदस्त बदलाव किए। सेना को फिर से बनाया गया और उसमें फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। सामाजिक सुधारों के काम से हाथ खींच लिए गए। पर जो सबसे बुरी चीज हुई वो थी अंग्रेजों और भारतीयों के बीच नफरत और शक की एक गहरी खाई का बन जाना। ये इस विद्रोह की सबसे दुखद विरासत थी जो अगले 90 साल तक हमारे साथ रही। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस विद्रोह की असली विरासत क्या है? हार और बहस से हटकर हम इसे आज कैसे देखें, कैसे याद करें? शायद एस.बी. चौधरी के शब्द इसका सबसे सही जवाब है। हम इसे कोई भी नाम दें, पर ये एक विदेशी ताकत को चुनौती देने के लिए समाज के कई वर्गों का पहला मिलाजुला प्रयास था। तो हाँ, 1857 का विद्रोह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन इसने अनजाने में ही सही भारतीय लोगों के मन में एक देश होने का, एक साथ होने का वो बीज बो दिया जो आगे चलकर आज़ादी के एक बड़े आंदोलन का पेड़ बना। तो चलते चलते एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर एक नाकामयाब विद्रोह भी इतिहास का रुख बदल सकता है, तो सोचिए हम उसके बारे में जो कहानी चुनते हैं, जो कहानी सुनाते हैं, वो हमारे आने वाले कल को, हमारे भविष्य को कैसे शेप देती होगी। इस पर सोचिएगा जरूर।